17 अगस्त पीसीबी ने पाकिस्तान टीम का फाइनल स्क्वाड अनाउंस किया ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए, मगर 3 बड़े प्लेयर्स मिसिंग थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह। बाबर और रिजवान के बारे में तो पहले ही काफी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन नसीम शाह को ड्रॉप करने पर इस वक्त ना मीडिया में ज्यादा नॉइस हुई और ना ही फैंस ने बड़ी डिबेट की। कुछ लोग पहले से ही जानते थे कि ये तीनों प्लेयर स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन कुछ सपोर्टर्स आखिर तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये एशिया कप खेलेंगे। तो आज हम बात करेंगे आखिर इनको ड्रॉप करने के पीछे क्या मेन रीजंस थी, और साथ ही ये भी देखेंगे कि बाबर और रिजवान के साथ साथ नसीम शाह को भी टीम से बाहर क्यों कर दिया गया। वैसे अक्सर लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू। अब आते हैं बाबर आजम की तरफ। इनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप करने की बात 2024 के वर्ल्ड कप के फौरन बाद शुरू हो गई थी। वजह यह थी कि वो मॉडर्न T20 क्रिकेट में भी स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। इस दौरान कई क्रिकेट लेजेंड ने ओपनली कहा कि बाबर को T20 फॉर्मेट से ब्रेक लेना चाहिए, बट उस वक्त ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई। बाबर के साथ मोहम्मद रिजवान का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा। रिजवान का स्ट्राइक रेट पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 90 का था। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 90 का स्ट्राइक रेट। अब अगर नसीम शाह की बात करें तो वर्ल्ड कप में इनकी बॉलिंग एवरेज ना तो बहुत अच्छी थी और ना ही बहुत बुरी, लेकिन चूंकि पूरी पाकिस्तान टीम का टूर्नामेंट ही डिसअपॉइंटेड रहा, इसलिए इनकी फॉर्म को इग्नोर कर दिया गया। मगर वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा और उन्होंने नसीम को भी ड्रॉप कर दिया। वर्ल्ड कप के बाद रिजवान ने 4 T20 खेले, जिनमें से 3 मैचेस में वो मुकम्मल फ्लॉप रहे। सिर्फ एक मैच में उन्होंने बड़ा स्कोर किया, मगर इनका स्ट्राइक रेट इस वक्त भी सिर्फ 119 रहा। इसी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीतने के बजाय हार गया। क्योंकि रिजवान ने आगाज में ही बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली और मिडिल ऑर्डर को प्रेशर में डाल दिया। अब आते हैं बाबर आजम की रिसेंट परफॉर्मेंस पर। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 5 T20 खेले, जिनमें से 3 मैचेस में वो सिर्फ 6 रन बना सके। एक मैच में उन्होंने 41 रन जरूर किए 155 स्ट्राइक रेट के साथ, बट मॉडर्न T20 क्रिकेट में जहां 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ प्लेयर सेंचुरी बना रहे हैं, इस हिसाब से ये काफी नहीं समझा जाता। जहां तक नसीम शाह का ताल्लुक है तो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद 3 T20 खेले, लेकिन एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके, बल्कि 10 प्लस इकोनॉमी के साथ रन कंसीड किए। इसी वजह से सोशल मीडिया पर वो ट्रोल्स का निशाना भी बने। याद रहे कि नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए थे। अगरचे उन्होंने PSL खेला, मगर लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है, और क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा मैचेस नहीं मिले, इसलिए नेचुरली इन्हें अपनी रिदम वापस पाने के लिए टाइम चाहिए था। अब आते हैं मेन रीजन कि आखिर इन्हें एशिया कप से क्यों ड्रॉप किया गया। सबसे पहले जिक्र करते हैं बाबर आजम का, जो रन के लिहाज से T20 में पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन रहे हैं। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए T20 में 4223 रन स्कोर किए हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर वो सिर्फ 9 रन और बना लेते तो पूरी T20 हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाते। रन के हिसाब से बाबर आजम का रिकॉर्ड स्ट्रांग है, मगर जब बात आती है एग्रेसिव बैटिंग की तो वो मॉडर्न डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाते। बाबर का T20 स्ट्राइक रेट 129 है। ये बुरा नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की थी तब यही एक्सेप्टेबल था, लेकिन पिछले 2 सालों में क्रिकेट का स्टाइल बहुत बदल चुका है। आज के T20 में टीम्स 200 प्लस टारगेट चेज कर रही हैं। बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट पर सेंचुरीज बना रहे हैं। इस हिसाब से बाबर का स्ट्राइक रेट मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड के मुताबिक काफी स्लो लगता है। ये क्लियर है कि बाबर को सिर्फ पुअर फॉर्म या स्ट्राइक रेट की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि पीसीबी ने ये फैसला मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड को देखते हुए किया। अब अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो इनकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। वो कंसिस्टेंट जरूर हैं, लेकिन T20 की एग्रेसिव रिक्वायरमेंट जैसे क्विक स्कोरिंग और बिग हिटिंग में वो फिट नहीं हो रहे। यही वजह है कि सेलेक्टर्स ने इनकी जगह मोहम्मद हारिस को प्रेफर किया, क्योंकि वो यंग हैं और नेचुरली एग्रेसिव खेलते हैं।
आकिब जावेद ने भी कहा है कि रिजवान को अपने स्ट्राइक रेट अप्रोच में अर्जेंट तब्दीली करना होगी, तभी वो दोबारा T20 टीम में जगह बना पाएंगे। यहाँ तक कि रिसेंट ODI सीरीज में भी इनका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था, लेकिन चूंकि डिस्कशन T20 की हो रही है तो इसलिए इनके ODI नंबर्स पर हम बात नहीं कर रहे। इस वक्त सेलेक्टर ने रिजवान और बाबर आजम की जगह यंगस्टर को मौका दिया है। साइम अयूब ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने अपने आखिरी 6 मैचेस में से 3 में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है। मेरे साथ मौजूद है साहिबजादा फरहान, मैन ऑफ द मैच। PCB का फोकस इस वक्त सिर्फ एग्रेसिव ओपनर्स और इम्पैक्ट प्लेयर्स पर है। अगर नसीम शाह की बात करें तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग में इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग पूल है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, हसन अली और वसीम जूनियर, और सब अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। और नसीम शाह की रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी और सेलेक्टर्स के लिए बड़ा कंसर्न बनी। नसीम शाह को ड्रॉप करने के पीछे कई रीजंस थे: रिसेंट पुअर फॉर्म, हाई इकोनॉमी रेट, इंजरी कंसर्न और नए एग्रेसिव बॉलर्स को चांस देना। इसलिए PCB ने नसीम को रेस्ट देने का फैसला किया। अब इनके लिए ये वेकअप कॉल है कि वो अपनी बॉलिंग में वेरिएशन और कंसिस्टेंसी लाएं। दिलचस्प बात यह है कि नसीम के ड्रॉप होने पर इतना रिएक्शन नहीं आया जितना बाबर और रिजवान के बारे में आया। इसकी एक वजह यह भी है कि नसीम शाह ने अभी कैरियर में लिमिटेड क्रिकेट खेली है, जबकि बाबर और रिजवान की कई बड़ी इनिंग्स फैन के जहनों में मौजूद है। इसलिए डिस्कशन ज्यादा इन्हीं पर हो रही है। लिहाजा अब हमें ये देखने के बजाय कि कौन स्क्वाड में है और कौन नहीं, अपनी यंग टीम को सपोर्ट करना चाहिए। एशिया कप इनका पहला बड़ा टेस्ट है और उम्मीद है कि पाकिस्तान वहां स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा। बाय द वे, आपकी क्या राय है? क्या बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह को स्क्वाड में होना चाहिए था या नहीं, या सेलेक्टर्स ने सही फैसला किया? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।